साल की नौजवान खूबसूरत लेकिन विधवा औरत जो कि अपने 4 साल के बच्चे के साथ एक रेलवे स्टेशन पर बैठकर रो रही थी, क्योंकि वो दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। लेकिन ट्रेन में बेतहाशा भीड़ के चलते वो ट्रेन के अंदर बैठ नहीं पाती है, इसीलिए वो बहुत परेशान थी। वैसे तो वो विधवा थी ही, लेकिन देखने से भी ऐसे लगता था कि जैसे इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। वो बहुत ही परेशान थी और दिल्ली इसलिए भी जा रही थी कि उसके पति के एक कंपनी में पैसे फंसे हुए थे, वो उसी के लिए जा रही थी। हालांकि यह भी भरोसा नहीं था कि कंपनी वाले उसको पैसा देंगे या नहीं देंगे। तभी उस पर एक व्यक्ति की नजर पड़ती है। वो उसे परेशान देखकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या वो उसकी मदद करता है या नहीं करता है? एक बहुत ही शानदार कहानी है, भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। एक महिला जिसका नाम गीता होता है, 26 साल उसकी उम्र होती है। भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था, अच्छे नए नक्श थे, एकदम गोरी चिट्टी मासूम सी वो लग रही थी। उसके पास उसका 4 साल का बेटा था, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि जिस भगवान ने उसे इतना सुंदर बनाया था, उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो विधवा हो चुकी थी। अब दोस्तों, वो दोपहर से ही बैठी थी, एक ट्रेन में चढ़ने का भी प्रयास करती है, लेकिन उसमें इतनी भीड़ थी को चढ़ नहीं पाती है। सामान की बात की जाए तो उसके पास सिर्फ एक बैग होता है जिसमें उन माँ बेटों के चंद कपड़े होते हैं। इसके अलावा एक पानी पीने का गिलास होता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो उसका बच्चा था 4 साल का, वो स्टेशन पर बिक रही चीजों के लिए जिद करने लगता है और अपनी माँ से पैसे मांगता है उनको खरीदने के लिए। उस बच्चे का नाम गोलू होता है। लेकिन शायद उसकी मां के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे बार बार मना करती। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक बार जिस चीज को देख लेते हैं उसे लेने की जिद पर अड़ जाते हैं। तो इसीलिए उसे बार बार परेशान कर रहा था। जब ज्यादा परेशान कर देता तो वो उस बच्चे को अपने गोद में लिटाकर अपने आंचल से उठाकर अपना दूध उसके मुंह में लगा देती थी। लेकिन उतने बड़े बच्चे का दूध से भी पेट नहीं भरता था। वो परेशान फिर भी करता है। तभी उन दोनों को एक शख्स बहुत ही गौर से देख रहा था जिसका नाम मनोज होता है। वो समझ जाता है कि शायद इस महिला के पास पैसे हैं नहीं, बहुत परेशान है, इसीलिए एक 5 रुपए की चीज भी अपने बेटे को दिलाने के लिए इतना सोच रही है, इतना उसे रुला रही है। फिर वो जाता है, एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट लेकर आता है और उसी बच्चे के 10-15 कदम की दूरी पर बैठकर खाने लगता है। वो सोचता है अगर बच्चा उसकी तरफ देखेगा तो उसे बुला के उसे दे देगा। होता भी ऐसे है, जैसे वो खाने बैठता है, गोलू उसको देखता है, वो गोलू को आने का इशारा करता है, वो फौरन चला आता है, फिर उसे देता है। अब वो जल्दी जल्दी खाने लगता है, खुशी खुशी खाने लगता है। जब गीता देखती है, उसकी माँ उसको देखती है तो कहती है, बाबू क्या कर रहा है, यहां पर आ जा। लेकिन मनोज कहता है कि क्या हुआ, बच्चा है, खाने दीजिए। उसके बाद वो खाता है। फिर उससे पूछता है कि बेटा और कुछ खाओगे? फिर वो हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि लगता है उसे बहुत भूख लगी थी। तो वो पास में ही जाता है कि स्टॉल लगी थी जहां पर बहुत सारे चिप्स वगैरह थे, तो वहां से फ्रूटी, चॉकलेट, बिस्कुट वगैरह करीब 100 रुपए का सामान खरीदता है, एक पन्नी में भरता है और फिर लाकर वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद उस गोलू को दे देता है, कहता है ये लो बेटा खा लो। वो जाता है अपनी माँ के पास, खुशी खुशी सारा सामान दिखाने लगता है। उसकी माँ देखती है तो नाराज हो जाती है, गुस्से से वो कहती है कि जा इसको अंकल को दे आ, इतना सारा सामान ले लिया। लेकिन अब वो बच्चा था, वो क्या जाने, वो मना करता है सामान देने के लिए। वो कहता है मैं नहीं दूंगा। फिर वो खुद उठकर आती है और कहती है क्या भैया, आपने इतना सामान बच्चे को दिलवा दिया, बच्चे तो जिद करते ही हैं। वो कहता है तो क्या हुआ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, खाने दीजिए। वो कहती है इतना कहां ये खाएगा, कहता है आप खा लीजिएगा। अब उसके बाद वो उसकी बात काटते हुए कहता है कि आपको कहां जाना है, बैठ जाइए। अब वो दोस्तों वहां पर बैठ जाती है, कहती है मुझे दिल्ली जाना है। कहता है दिल्ली में कौन रहता है? बोली कोई नहीं रहता, बस ऐसे ही जा रही हूं कुछ दिन के लिए, फिर वापस आना है। वो कहता है कि कौन सी ट्रेन से जाना है? वो कहती है किसी भी ट्रेन में बैठ लेंगे, लेकिन आपको कहां जाना है? वो कहता है मुझे तो दिल्ली ही जाना है, अभी वैशाली ट्रेन आ रही है, उसी में मेरा टिकट है, और क्यों ना तुम मेरे ही साथ चल चलो, मेरी टिकट कंफर्म है। अब दोस्तों, इस दरमियान जो गोलू था उसकी और इससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। ट्रेन आती है, उसके बाद एक गोलू को गोद में उठाता है और फिर गीता से कहता है आप पीछे आइए, और पीछे पीछे उसे लिवा लेता है। और 3rd AC में उसका टिकट था, B5 में। जैसे ही अंदर गीता घुसती है तैसे ही कहती है कि अरे इसमें तो बहुत ठंड है, क्योंकि मई ये 2024 का भी महीना था। तो मनोज हंस देता है, कहता है यार ऐसे कहोगी तो बेइज्जती होगी, और ये AC का डब्बा है, कभी बैठे नहीं हो क्या आप? उसने कहा नहीं, मैं तो पहली बार ही ट्रेन में बैठ रही हूं, और ऐसा AC होता है मैंने तो सुना था, लेकिन कभी जानती नहीं थी। उसके बाद दोस्तों वो दोनों जाकर एक सीट पर बैठ जाते हैं। चूंकि सीट जो थी वो सिर्फ इसी की कंफर्म थी। जो गीता थी उसने जनरल का टिकट ले रखा था, वो भी बहुत पहले ले रखा था, किसी भी ट्रेन में बैठ जाऊंगी। जब वो दोनों बैठ जाते हैं, लोग उन्हें जगह देते हैं। अब फिर जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं उन दोनों को, जो आसपास के लोग बैठे थे, कि ये दोनों कौन है, क्योंकि उम्र में दोनों समान लग रहे थे, पति पत्नी जैसे लग रहे थे। लेकिन गीता की मांग को देखकर हर कोई आसानी से ये अंदाजा लगा ही लेता कि ये विधवा है। फिलहाल वो लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर ट्रेन चल पड़ती है। कुछ देर में वो खाने का ऑर्डर देता है, खाने वाला खाना ले आता है, खाते हैं। उसके बाद फिर रात हो जाती है।
तो लोग कहते हैं भाई अपनी अपनी सीट पर चलिए। उसके बाद सारे लोग सीट उठा देते हैं। तभी जो है टीटी आ जाता है, वो टिकट मांगने लगता है, गीता से कहता है टिकट दीजिए। गीता जो है उसे एक जनरल टिकट दिखाती है, तो टीटी साहब भड़क जाते हैं, कहते हैं ये क्या है, इस टिकट को लेकर तुम इसमें कैसे बैठी हो। लेकिन मनोज कहता है सर ऐसा करिए कि इनका टिकट बना दीजिए, जो पैसा है वो बता दीजिए। अब दोस्तों 1500 रुपए का फाइन लगा देते हैं। कहता कोई बात नहीं, आप टिकट बनाइए। और उसके बाद कहता है कोई सीट वगैरह भी होगा तो दिलवा दीजिएगा। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं सीट के बारे में देखता हूं। उसके बाद वहां से चले जाते हैं। अब गीता जो है उसका मुंह खुला का खुला कि मेरी वजह से 1500 रुपए का जो है इनको पेनल्टी लगा। वो कहती है कि इतना लूटते हैं। मनोज हंस देता है, कहता है कि लूटता कोई नहीं है, यही नियम है। और उसके बाद फिर वो कहता है ठीक है, आप गोलू को लेकर इस पर सो जाइए, सीट मिलेगी तो देखी जाएगी। अब वो जो है लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सोचती है इन्हीं का सीट है, ये बैठे हैं, मैं सोई हूं। फिर वो भी बैठ जाती है, कहती है कि आप भी लेट जाइए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं। अब गीता उसके बगल में बैठ जाती है, कहती है कि दिल्ली में आप क्या काम करते हैं। तो कहता है मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, लेकिन तुम बताओ दिल्ली में तुम किस लिए जा रही हो। तो फिर वो कहती है कि मेरे पति एक कंपनी में काम करते थे, 8 साल से काम करते थे, और उनकी सैलरी से कुछ पैसे कटते थे, 1000-1500 रुपए हर महीने में। वो कहा करते थे कि जब मैं वहां से छुट्टी लूंगा या काम छोड़ूंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो मनोज कहता है लेकिन फिर आपके पति को क्या हुआ। तो कहती है कि क्या ही कहे, बहुत शराब पीते थे, बहुत मना करती थी कि शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, लेकिन वो मानते थे नहीं। एक दिन बाइक से बारात जा रहे थे और एक ट्रक खड़ी थी, उसी के अंदर चले गए और फिर उनकी मौत हो गई। मनोज जो है वो कहता है कि बहुत दुख हुआ। लेकिन ये सब कब हुआ। तो गीता ने कहा कि 1 साल हो गया इस बात को। तो फिर वो कहता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, क्या उन्होंने बोला है कि आइए हम पैसे देते हैं। गीता ने कहा कि हाँ, उन्होंने तो 6 महीने तक बोला कि हाँ हम दे देंगे। 50-60 हजार रुपए बता रहे थे, बोले इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, मेरा फोन जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं और फोन ही नहीं लगता। तो वो कहता है कि ऐसे ही होता है और कंपनी वाले ऐसा ही करते हैं, कोई बात नहीं, चलो ऊपर वाले पे भरोसा रखो, क्या पता मिल ही जाए। अब दोस्तों रात काफी हो चुकी थी। वो जो है कहता है तुम लेट जाओ, और वो लेट जाती है। लेकिन फिर देखती है कि बैठे बैठे जो मनोज था उसे भी नींद आ रही थी। फिर उसे कहती है कि ऐसा कीजिए कि आप भी इसी पर लेट जाइए, उधर आप सर कर लीजिए, इधर जो है मैंने सर किया हुआ है। वो उसे नींद आ ही रही थी दोस्तों, वो भी लेट जाता है। अब एक सीट पर जब 3 लोग हों, एक बच्चा भी हो और 2 बड़े हों, तो बहुत ही दिक्कत होती है सोने में। फिलहाल जो गीता थी उसके तरफ वो पैर करके सो जाता है और गीता उसके पैर को पकड़कर अपने माथे से लगाती है, शायद उसे छूने का प्रयास करती है कि इतना भला आदमी और ये जो है इतनी मदद मेरी कर रहे हैं। और उसके बाद उन पैरों को अपने सीने से चिपकाकर सो जाती है। दोस्तों इसी तरीके से फिर सुबह हो जाती है। उसके बाद दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली तो पहुंच जाते हैं, ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों भी एक दूसरे के दिलों में पहुंच चुके थे। मनोज कहता है कि तुम कहां जाओगी, क्योंकि जो एक कार्ड था उसने कार्ड दिया था कि मुझे इसी पते पर जाना है। तो नोएडा की कोई कंपनी थी। तो बोलता है तुम क्या वहां पर जानती हो, जा पाओगी। वो बोलती है कि पूछते पूछते चली जाऊंगी। वो कहता है इतना भी आसान नहीं है, चलो मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलता हूं। अब उसके बाद दोस्तों फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत तो इमोशनल हो जाती थी। तो कहती है कि ठीक है, आप अगर इतनी मेहरबानी करेंगे तो आपका एहसान जिंदगी भर मैं रहूंगी, और अगर पैसा मुझे मिल जाएगा तो आपके पैसे भी देने हैं। तो मनोज कहता है यार पैसों की बात मत करो, अगर मेरे पैसों की बात करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। वो कहती है कि नहीं, आप बुरा मत मानिए और आप चलिए मेरे साथ। अब वो दोनों जाते हैं उस कंपनी में, वहां के ऑनर से संपर्क करते हैं। उसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट में आते हैं, उन्हें भेजा जाता है। वहां पर जो पता चलता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर वो लोग बताते हैं कि आपका जो पति था वो उसने नॉमिनी में अपने पिताजी का नाम लिखवाया है, तो अगर उसके जो पैसे हैं करीब 70-80 हजार रुपए हैं तो वो उनके पिता को ही मिलेंगे, आप उनकी पत्नी ही आपको हम नहीं दे सकते। अब इतना सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है। मनोज कहता है कि तुम्हारी शादी कब हुई थी। वो बोली 6 साल पहले हुई थी। और बोला कि काम कब से कर रहे थे। वो बोली 8 साल से काम कर रहे थे। तो कहता है इसीलिए जो है आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो दोनों वहां से आ जाते हैं। तो मनोज कहता है कि एक काम करो, अपने ससुर को ही बुला लो। और क्या उनसे बोला नहीं था जाने के लिए। गीता ने कहा कि ससुराल में तो मेरा जैसे कोई है ही नहीं, सास ससुर ताना मारते हैं, देवरानी जेठानी है वो लड़ाई करती हैं, कोई मुझे अपना नहीं समझता। और मैंने उनसे बोला भी कि मेरी मदद कर दो, मेरे साथ चलो, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं आया। क्या अगर ये पैसे मिलते भी तो मैं अकेले थोड़ी रख लेती। मैं सोच रही थी उन्हीं पैसों का बहुत सहारा था और बेटे के नाम कुछ जमा कर दूंगी या फिर कहीं कुछ छोटी मोटी दुकान करके अपना गुजारा करूंगी, लेकिन अब यहां तो ऐसा जवाब मिल रहा है। तो फिर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे ससुर के पास फोन करता हूं। उससे वो नंबर लेता है, उसके बाद कॉल करता है, कहता है कि ऐसा है कि आपके जो बेटे का पैसा था, सारी बात बताता है कि आपको ही मिलेगा, आप जो है आ जाइए। उसके ससुर कहते हैं कि ठीक है, मैं 2-4 दिन में आऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर वो गीता से कहता है कि आप कहां जाएंगी।
तो कहती है मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊं, और मैं तो उन्हीं पैसों के सहारे आई थी, मैं सोच रही थी पैसे मिलेंगे तो मैं चली आऊंगी, अब मेरे पास वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं है, 500 रुपए घर से लेकर निकली थी, 100-150 रुपए बचे हैं। वो कहता है कि ठीक है, क्या तुम मेरे घर पर चल सकती हो? वो हाँ में जवाब देती, कहती है कि हाँ, आप अगर ले चलोगे तो मैं क्यों नहीं चलूंगी। अब दोस्तों जनकपुरी में उसका एक 35 गज का प्लॉट था, उसका अपना घर था, 2 मंजिलों का घर था, ऊपर उसने एक किराएदार को दे रखा था, नीचे वो खुद रहता था। वहां पर जाते हैं ये लोग और कमरा खोलता है तो 1 महीने के बाद घर आया था, दिल्ली आया था तो पूरा धूल धक्कड़ से भरा हुआ था। वो जो है गीता से कहता है कि तुम नहा लो, मोटर चालू कर देता है और उसके बाद कहता है कि मैं जो है साफ सफाई कर लेता हूं, लेकिन गीता उसके हाथों से झाड़ू छीन लेती है, कहती है कि नहीं मैं साफ सफाई कर लेती हूं, आप नहा लीजिए। दोस्तों फिलहाल इन दोनों में इस तरीके से खींचातानी होती है और गीता जो है वो साफ सफाई करती है। उसके बाद दोनों बारी बारी से नहाते हैं, कुछ बाहर से नाश्ता आता है, खाते हैं। उसके बाद रात का समय होता है, फिर रात के खाने के बाद जब सोने की बारी आई तो उसके पास एक ही चारपाई थी, उस पर वो गोलू को लेकर सो जाता है। जो गोलू था उसके तो खुशियों का ठिकाना नहीं, अपने मतलब की चीजें घर में ढूंढने लगता है। वो तो एकदम खुश था शहर में आकर। अब वो जो है गोलू के साथ सो जाता है और नीचे एक चटाई बिछाकर गीता भी सो जाती है। लेकिन तभी रात को 12 बजे वो दोनों बातें ही कर रहे थे, अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे, तभी मैनेजर का फोन आता है गीता के फोन पर, चूंकि उसने नंबर ले रखा था। वो कहता है कि कैसी हो? गीता कहती है कि साहब मैं ठीक हूं। कहता है कि ऐसा है कि वो पैसे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुम उससे ज्यादा पैसे कमा सकती हो। वो कहती है साहब कैसे? वो कहता है कि तुम्हारी अच्छी सी जॉब लगवा दूंगा, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। और फिर वो कहती है कि साहब मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, मेरी कौन सी जॉब आप लगवा देंगे? वो कहता है कि अरे झाड़ू पोछा भी करोगी तब भी तुम्हारा काम चलता रहेगा, ये दिल्ली है, दिलवालों की है और तुम्हें पैसों की कमी नहीं रहेगी, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी खूबसूरत हो। तुम वहां पर जब रो रही थी तो मेरा आत्मा भी रो रहा था, मैं ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम्हारे गले से लगकर रो। मैं जब से तुम्हें देखा हूं रोते हुए मैं बहुत परेशान हो गया हूं। तो गीता कहती है कि साहब मुझे उन पैसों का बहुत सहारा था, अगर वो मिल जाते तो मेरी बहुत परेशानी दूर हो जाती। वो मैनेजर कहता है, अकाउंट डिपार्ट का बंदा कहता है कि उन पैसों के पीछे क्यों पड़ी हो, वो पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। मैं कह रहा हूं ना उससे ज्यादा कमा लोगी, कुछ आप सोचो कुछ मैं सोचता हूं और उसके बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और वो कौन था जिसके साथ तुम आई थी? दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं तुम्हें बेच लेंगे, उसकी बातों में मत आना। अब दोस्तों ये बात जो है, चूंकि वो स्पीकर पर बात कर रही थी, वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है और मुझे नींद आ रही है, कल सुबह मैं आपसे बात करती हूं। तो उधर से वो बंदा कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे होश ही नहीं है, मैं तुम्हारी परेशानी को अपना परेशानी समझ रहा हूं, अपनी परेशानी समझ रहा हूं और तुम्हें नींद की पड़ी है, कुछ और बातें करो ना, कुछ और अपने बारे में बताओ। अब इतना सुनने के बाद जो मनोज था उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके बारे में उसने जिस तरीके से बोला था। वो उसके हाथ से फोन ले लेता है और कहता है भाई तू कैसी बातें कर रहा है, जिस तरीके का तू है मैं तेरी बेचैनी और तेरी परेशानी में समझ रहा हूं, और उसके बाद तू मुझे इस तरीके से कह रहा है, मैं तेरे जैसा नहीं हूं। अब इतना सुनते ही उधर से वो फोन काट देता है। गीता रोने लगती है, वो कहती है कि मेरे बच्चे की शक्ल उसको नहीं दिखी, उसे मैं दिखी, मैं सब समझती हूं वो क्या चाहता है। अब दोस्तों जब फिर अगले दिन वो फोन लगाता है उनके ससुर के पास कि अंकल जी आप कब आओगे, तो वो कहते हैं मैं 2-4 दिन में आऊंगा। लेकिन दोस्तों कहानी ये थी कि जैसे ही उनको पता चला कि कंपनी वाले पैसे उन्हीं को देंगे, उनका नॉमिनेट जो उनका बेटा है नॉमिनी में उनका नाम लिखवाया था, वो तुरंत वहां से अपने एक बेटे को लेकर निकल देते हैं, कंपनी आते हैं, वहां से वो पैसा उठाते हैं और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। अब इधर जो है ये अगले दिन फिर फोन करता है कि अंकल आप कब आओगे, तो वो फोन ही नहीं उठाते। फिर वो कंपनी में फोन करता है तो कंपनी से सारी बात पता चलती है कि भाई जिनको पैसे लेने थे वो तो लेके गए और तू कौन बोल रहा है। उसे भी 2-4 बात उल्टी सीधी सुना देते हैं। फिर वो जो है उसके ससुर को फोन लगाता है, कई बार फोन लगाता है, फिर उसके बाद वो फोन उठाते हैं तो कहता है कि अंकल आप ऐसे कैसे चले गए, आपकी बहू आपका जो नाती है मेरे पास पड़े हैं, कम से कम इनको तो ले जाते, और आप इनको नहीं पैसे देते, कम से कम इनको ले जाते। अब जो उसके ससुर थे वो बोले कि हमारा उन लोगों से कोई नाता नहीं है, जब मेरा बेटा ही नहीं है तो बहू से क्या मतलब है। मनोज कहता है बहू से मतलब नहीं है, आपका पोता है उससे तो मतलब है। वो कहते हैं कि उससे भी कोई मतलब नहीं है, हमारे पास और भी नाती पोते हैं, नाती पोतों की कमी नहीं है, भाड़ में जाए दोनों। इतना कहते ही वो फोन जो है कहते हैं कि अब मेरे पास फोन मत करना, इसमें से एक फूटी कौड़ी भी उन लोगों को नहीं दूंगा। उसके बाद वो फोन काट देते हैं। इतना सुनने के बाद जो मनोज था वो तो सन्न रह जाता है, लेकिन जो गीता थी वो फूट फूट कर रोने लगती है, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। मनोज उसे संभालता है, वो कहती है मैं कहां जाऊं, क्या करूं। और मनोज कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता और मैं हूं, तुम टेंशन मत लो। दोस्तों उसके कंधे पर अपना सर रखकर रो रही थी, उसका कंधा पूरी तरीके से भीग जाता है। उसके बाद गोलू भी रोने लगता है। वो कहता है कि देखो गोलू भी रो रहा है, चुप हो जाओ। उसे संभालता है, बहुत समझाने बुझाने के बाद वो चुप होती है। रो रो के सारी कहानी बताती है कि मेरा उस घर में कोई नहीं, पति भी नहीं मानता था, कुछ दिन तो बड़े प्यार से रखा, उसके बाद पीने खाने में मशगूल रहने लगा और मैं बहुत
बहुत ही दुख सहकर उस घर में रही और आज ये दिन मुझे देखने को मिला। अब मनोज जो है उसे समझाता है, लेकिन ये रोते चिल्लाते बीमार पड़ जाती है। उसके बाद ये जाता है, उसकी दवाई वगैरह लेकर आता है, उसके सर पर तेल रखता है, तेज बुखार हो जाता है, पट्टी वगैरह रखता है, परेशान हो जाता है। कहता है तुम टेंशन मत लो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे भेजूंगा। उसके बाद दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं। ना तो ससुराल वाले इसकी खोज खबर लेते हैं और ना ही गीता अपने घर जाने का नाम लेती है और ना ही मनोज उसको जाने के लिए कहता है। वो अपनी ड्यूटी जाता है। मकान जो ऊपर उसकी किराएदार रहते थे उसमें एक औरत भी थी, उनको वो सारी कहानी बताता है और बोलता है कि जरा नीचे आकर इनका भी हालचाल लेते रहना। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। वो ड्यूटी जाता था और गीता जो है उसे टिफिन वगैरह बनाकर देती थी। उसके बाद जैसे ही आता था उसे देखते खुश हो जाती थी, उसे पानी देती थी। उसके बाद कभी कभी उसके सर में तेल वगैरह लगा दिया करती थी। और जो गोलू था वो तो उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर मनोज से घुल मिल जाता है। जब 1 महीने बीत जाते हैं, दोनों एकदम पति पत्नी की तरह ही रह रहे थे। बस एक ही दोनों में फर्क था कि दोनों अलग अलग सोते थे, लेकिन एक दूसरे की परवाह बहुत करते थे। उन दोनों में एक सिर्फ रिश्ता नहीं बना था जो शारीरिक रिश्ता था, बाकी उनके दिल बहुत ही गहराई से जुड़ चुके थे। अब दोस्तों जब 1 महीना बीत जाता है तो एक दिन खा पीकर जो है सोने की तैयारी चल रही थी, गोलू जो है वो सो गया था। तो गीता उसके पास चारपाई पर आकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे घर नहीं भेजोगे क्या? कब तक हम दोनों आपके सर पे यूं ही बोझ बन के पड़े रहेंगे? तो मनोज कहता है कि क्यों, मन नहीं लग रहा है क्या? जाने का मन कर रहा है? तो वो कहती है कि मन करे या ना करे जाना तो पड़ेगा ही। मनोज कहता है कि तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? वो कहती है कि आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर यहां से हम चले जाएंगे तो गोलू का मन आपके बिना नहीं रहेगा, आपसे बहुत वो जुड़ चुका है। फिर मनोज कहता है और तुम्हारा मन लगेगा क्या? अब दोस्तों जैसे ही गीता मनोज की ये बात सुनती है तो उसकी आंखें डबडबा जाती हैं, उसके गाल एकदम लाल हो जाते हैं, होठ कांपने लगते हैं। वो कांपते हुए होठों से कहती है कि यहां से जाने के बाद तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी आपके बिना, इस घर के बिना। इतना सुनते ही मनोज की भी आंखें नम हो जाती हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है सच? तो कह रही है कि हाँ मैं सच कह रही हूं, मुझे माफ करना, मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको चाहने लगी हूं। मनोज जो है वो उसे अपने सीने से लगा लेता है और फिर वो सिसक सिसक कर रोने लगती है। मनोज भी रोने लगता है। वो कहता है कि तुमने बहुत देर लगा दी ये बात कहने में, मैं तुम्हें पहले ही दिन से चाह रहा हूं। दोस्तों मनोज के जो माँ बाप थे उसकी शादी की कहीं बात चला रखे थे, रिश्ते की बात कर रखे थे और इस बीच में वो अपने माँ बाप को नहीं बताया था कि वो ऐसे ऐसे एक माँ और बेटे के साथ रह रहा है। लेकिन फिर अगले दिन अपने माँ बाप को बताता है। माँ बाप खुशी खुशी उनके इस रिश्ते को सहमति दे देते हैं। और चूंकि जो मनोज था वो 40-45 हजार रुपए उसकी सैलरी थी, बहुत ही भला मानुस था। अगले दिन वो मंदिर में जाता है, एक मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर, ऊपर वाले को साक्षी मानकर उसकी मांग में सिंदूर डालता है और उसके बाद घर आता है और फिर उस दिन से दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। और दोस्तों फिर उस दिन गीता को चटाई पर सोने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों तब से लेकर आज तक, मई 2024 से लेकर आज तक दोनों साथ में हैं, बहुत ही खुश हैं, गोलू भी बहुत खुश है। दोस्तों अगर मनोज नहीं होता तो जाने क्या होता। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कहानी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए।